हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस जोन बाय उषा चैनल। तो बेटा आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा जैसे कि पाठ के नाम से पता चल रहा है नियंत्रण एवं समन्वय, तो सबसे पहले बात आती है हमारी कि हमें पाठ के नाम का ही मतलब पता होना चाहिए। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? किसी भी क्रिया को अपनी हिसाब से करना कि भी उसको हम उसकी दर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, मतलब किसी भी चीज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, ये हो गया नियंत्रण। फिर एक और शब्द है हमारा समन्वय। समन्वय के बारे में बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ नियंत्रण तो ठीक है, तो समन्वय क्या होता है? समन्वय होता है बेटा कि जैसे हमारा शरीर है, इसके अंदर बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब देखो हमारा शरीर का एक पैर ये कहे कि भी मुझे तो चलना है उठकर, और एक पैर ये कहे मुझे तो यही रहना है, हमें कोई चीज पकड़नी है। हमारा आधा शरीर कहे कि इसको पकड़ो, एक हाथ दूसरा कह दे नहीं पकड़ना है, पीछे हटो, तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारा शरीर फिर क्या हो जाएगा? हर पार्ट मतलब अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कार्य करने लगेगा, तो उस जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब जैसे कक्षा में बैठे हैं आप, अब एक बच्चा ये कहे कि भी मुझे तो इस समय विज्ञान पढ़ना है, एक बच्चा ये कह दे नहीं मुझे तो मैथ पढ़ना है, कोई ये कह दे मुझे हिंदी पढ़नी है, तो हर एक बच्चे का अलग अलग मत हो, तो क्या कक्षा में किसी भी विषय की पढ़ाई हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो आपस में तालमेल करके एक अपना मत बना करके एक कार्य को करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? समन्वय। जैसे अब आप लोगों का टाइम टेबल फिक्स कर दिया गया है कि ये पीरियड आपका विज्ञान का है, तो सभी बच्चे विज्ञान पढ़ेंगे, तो आपका समन्वय हो गया। तो समन्वय का मतलब समझ गए होंगे आप कि शरीर के विभिन्न अंग, विभिन्न ऊतक, विभिन्न कोशिकाएं एक तालमेल के साथ एक विशिष्ट कार्य को करते हैं, एक विशिष्ट कार्य की तरफ गति करते हैं, या उद्दीपन कोई मिलता है, हमें संकेत मिलता है, उसके प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? समन्वय। ठीक है बेटे, तो आप मतलब समझ गए होंगे नियंत्रण एवं समन्वय। फिर आगे बात आती है कि भी सजीवों के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय मतलब हमारा जो शरीर है इसको पूरे को कंट्रोल करना और उनका आपस में तालमेल बिठाना, ये कौन करता है? सबके दिमाग में एकदम से आया होगा, मैम हम बताएं हमारा दिमाग करता है। खाली दिमाग नहीं करता है बेटे। अब जैसे मान लो स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल ठीक है पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है। प्रिंसिपल सर ने वहां से नोटिस जारी कर दिया, ठीक है ये आपका टाइम टेबल है, ये टीचर वहां जाएगा, ये टीचर वहां जाएगा, ये पढ़ाएगा। अब टीचर उस चीज को फॉलो नहीं करे तो क्या सर हर क्लास में उसको चीज को लागू कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबके बीच में तालमेल होना चाहिए। तो ऐसे ही मस्तिष्क तो हमारा कंट्रोल करता है बेटा। मस्तिष्क कौन से तंत्र का पार्ट है? तंत्रिका तंत्र का। तो खाली मस्तिष्क तो वहां बैठा, वहां से सूचनाएं आ रही है, कौन लेकर है? तंत्रिका कोशिकाएं लेकर आ रही है। तो यानी कि तंत्रिका तंत्र और उसको जो अमल में लाता है, जैसे अब तंत्रिका तंत्र क्या हो गया? प्रिंसिपल सर हो गए, ठीक है, और अमल में लाने वाले कौन हो गए? हम अध्यापक। हम कौन से हो गए? पेशी ऊतक हो गए। ठीक है बेटे, दोनों मिलकर के फिर आपके अध्यापन का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही शरीर के अंदर कोई भी सजीव है, वो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु, पेड़ पौधे में तो सॉरी तंत्रिका ऊतक नहीं होता है, तो मतलब सजीवों के अंदर जो जीव हैं, जीवों के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन कौन करते हैं? तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। ये दोनों मिलकर के, आपने 9th क्लास में पढ़ा था इसके बारे में, ये दोनों ऊतक हैं जो मिलकर के हमारे शरीर में जो विभिन्न गतियां होती हैं उनके लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है बेटे। फिर अच्छा इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आ गया कि भी सजीव, हम कहते हैं कि भी अभी मैंने कहा कि भी गतियों के लिए ये दो ऊतक उत्तरदायी है,
फिर गति क्या होती है? आपने छोटी कक्षा में पढ़ा था, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सजीवों और निर्जीवों मंत्र। हम कहते हैं कि सजीव गति करते हैं और निर्जीव गति नहीं करते हैं। यानी कि गति से आप क्या पहचान कर सकते हैं कि ये वस्तु जो है सजीव है या निर्जीव है ना? कहीं कहीं हम पौधों के अंदर गति को हम किससे जोड़ते हैं? वृद्धि से जोड़ते हैं। पौधा है, सॉरी, हमने बीज उगाया, वो उसकी गति करके जमीन को ऐसे हटा करके बाहर निकल के आता है तना। तो यहाँ पर हमने गति को किससे जोड़ा? वृद्धि से, यानी कि वृद्धि हो रही है, गति कर रहा है। तो क्या सभी को जो अंदर जो गति हो रही है, क्या उसको हम कहेंगे कि वृद्धि हो रही है? बच्चा झूल रहा है, झूले पे गति हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वृद्धि हो रही है? नहीं, वो आनंद के लिए कर रहा है। मान लो आपके सामने बिल्ली बैठी है और अचानक से वो भागी, उसको चूहा दिखाई दिया, तो क्या ये वृद्धि हो रही है? नहीं, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए भागी। मतलब गति का जो मतलब है बेटे, वो हर एक के लिए अलग है। तो यहाँ पर हम एक बात कॉमन कह सकते हैं कि सजीवों में जो गति होती है, उस सजीव का जो पर्यावरण है उसमें जो अनुक्रिया हो रही है, अनुक्रिया मतलब बदलाव हो रहा है, उस अनुक्रिया के प्रतिक्रिया करने के लिए गति करते हैं सजीव। समझ में आई बात कि सजीव गति क्यों करते हैं? पर्यावरण में हुए परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करने के लिए। बच्चा है, आनंद लेने के लिए झूला झूल रहा, उसको आनंद आ रहा है झूला झूलने में। बिल्ली क्यों भागी? उसको शिकार दिखाई दिया, अपना चूहा दिखाई दिया, इसलिए भागी है वो। तो मतलब सबका कॉमन आंसर क्या हो गया कि सजीव गति क्यों करते हैं? कि अपने पर्यावरण में हुई बदलाव के लिए क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, उसकी अनुक्रिया के प्रति क्रिया करते हैं। समझ में आ गई बात आपको? फिर आगे बात आती है, अभी हमने कहा था कि भी तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर हमारी बात आती है कि भी आप सुनते आ रहे बात, घर में बड़े बूढ़े भी, मान लो आपके दादा वगैरह अनपढ़, वो भी करते कि ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया एक शब्द सुना होगा कि भी हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रिया है जो पर्यावरण से सूचनाओं को ग्रहण करती। ज्ञानेंद्रियों में क्या चीज होती है? एक प्रश्न आता है, संवेदी अंग क्या है या ग्राही क्या होते हैं? जो तंत्रिका कोशिका होती है बेटे, तंत्रिका ऊतक के विशिष्ट कृत श्रेय होते हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों में पाए जाते हैं। यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट कृत श्रेय जो हमारी ज्ञानेंद्रियों में पाए जाते हैं और पर्यावरण से सूचना ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संवेदी अंग या ग्राही अंग। तो हमारा अगला प्रश्न है संवेदी या ग्राही। संवेदी या ग्राही अंग क्या हो गए? तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट कृत श्रेय। किसके? तंत्रिका कोशिकाओं के उपस्थित होते हैं? ज्ञानेंद्रियों में। और क्या करते हैं ये? पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं ये? पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। फिर आगे आता है कि भी जो ग्राही है या ये हमारे संवेदी अंग है, कितने प्रकार के हैं? तो बेटे वो कौन किस तरह की सूचनाएं ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भी ग्राही क्या है और उनके प्रकार उदाहरण सहित बताइए। तो ग्राही का आपको या संवेदी अंग क्या होते हैं, उनके उदाहरण सहित बताइए। तो आप बता सकते हैं इनकी परिभाषा। तो यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत श्रेय जो ज्ञानेंद्रियों में पाए जाते हैं और ये पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है। फिर बात
बात इनके प्रकार, कितने प्रकार के हो गए। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रकाशग्राही। नंबर 1 प्रकाशग्राही, नाम से ही क्लियर है। अच्छा, एक ये करने से पहले एक शब्द और आया बेटे दिमाग में, बार बार इस पाठ में आएगा, ये उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? हमारे पर्यावरण में होने वाला बदलाव या परिवर्तन क्या कहलाता है? उद्दीपन। समझ में आई बात? उद्दीपन क्या होता है? कोई भी जीव है उसके पर्यावरण में कोई भी बदलाव होता है, चाहे वो आवाज है, चाहे वो तापमान है, चाहे वो फिर कोई प्रकाश है, जैसे मान लो पहले कम लाइट थी, तेज हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया, या फिर कोई स्वाद है या स्पर्श, कोई भी परिवर्तन होता है किसी सजीव के पर्यावरण में, आसपास में, तो वो क्या कहलाता है? उद्दीपन। किसी सजीव के पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन या बदलाव को उद्दीपन कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे ग्राही कितने प्रकार के। नंबर 1 प्रकाशग्राही। वे ग्राही या वे संवेदी अंग जो प्रकाश को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि जो प्रकाश को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते, कौन हो गए हमारे जो प्रकाश को ग्रहण करते हैं? उदाहरण है आंखें। तो हर एक में यही हो जाएगा, सिर्फ उद्दीपन का प्रकार बदल जाएगा और उनके उदाहरण अलग हो जाएंगे। यानी कि नाम में ही परिभाषा, प्रकाशग्राही। वे ग्राही जो प्रकाश को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रकाशग्राही। उदाहरण हो गया आंखें। तो आपसे पूछ सकते हैं, खाली बड़ा प्रश्न ना दे करके, वैसे बड़ा प्रश्न भी आ सकता है 4 नंबर में, ग्राही क्या है, उनके प्रकार बताइए, उदाहरण सहित। खाली ऐसे पूछ सकते हैं प्रकाशग्राही क्या है, उदाहरण दीजिए। यानी कि वे संवेदी अंग जो प्रकाश को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं प्रकाशग्राही कहलाते हैं, उदाहरण आंखें। नंबर 2 हमारा आ गया घ्राणग्राही। घ्राणग्राही क्या हो गए? वे संवेदी अंग जो गंध को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि सूंघने का लिए जो उत्तरदायी है, यानी कि वे संवेदी अंग जो गंध को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? घ्राणग्राही। उदाहरण किसको करते हैं? हमें स्मेल का किसे पता चलता है? नाक हो गया इसका उदाहरण। ठीक है। तीसरा आ गया हमारा रसग्राही। रसग्राही क्या होते हैं बेटे? वे ग्राही या वे संवेदी अंग जो स्वाद को का पता लगाते हैं, आप ये भी कह सकते हैं उद्दीपन के रूप में ग्रहण करने के बजाय ये कह सकते हैं जो स्वाद का पता लगाते हैं, यानी कि जो स्वाद को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? वो रसग्राही। ठीक है। उदाहरण क्या हो गया? जीभ या जिह्वा। ठीक है। आपका चौथा है स्पर्शग्राही। यानी कि वे संवेदी अंग जो स्पर्श को, किसी चीज को छूते हैं, या तापग्राही भी बोलते हैं इनको। तापमान का पता चलता है किससे? स्किन से पता चलता है। यानी कि वे ग्राही जो स्पर्श या तापमान को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? स्पर्शग्राही। उदाहरण इसका हो गया त्वचा। अगला है हमारा श्रवणग्राही या ध्वनिग्राही। वे ग्राही जो ध्वनि को उद्दीपन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? श्रवणग्राही। उदाहरण हो गया इसका, हमें ध्वनि का किससे पता चलता है? कान।
तो बेटा ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और छोटे छोटे ये भी, जैसे एक एक है, इनकी परिभाषा और उदाहरण भी पूछ सकते हैं। तो यानी कि संवेदी अंग क्या है, उनके प्रकार क्या है, उदाहरण सहित बताइए तो आप बता सकते हैं। मान लो, बताइए, मान लो किसी भी व्यक्ति के जो ये संवेदी अंग है या ग्राही है, ये अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्या वो आदमी सुचारू रूप से कार्य कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाएगा और वो मस्तिष्क तक नहीं जाएगा, मस्तिष्क उसको पहचानेगा नहीं और ऐसे आदमी की डेथ भी हो सकती है। हमें ये नहीं पता कोई चीज गर्म है या ठंडी है, बिल्कुल तपती हुई चीज हम उसको ऐसे ही पकड़ लेंगे। मान लो हमारे स्पर्शग्राही काम नहीं कर रहे हैं तो, मान लो आगे खतरा है, कोई हमें आवाज लगा रहा है पीछे से, आगे मत जाइए, खतरा है, आपकी मौत हो सकती है, और हमारे जो श्रवण ग्राही है यानी कि कान है वो काम नहीं कर रहे अच्छे से, हम आगे चलते गए और आगे बहुत बड़ा गड्ढा था, हम उसमें गिर गए और मर गए। तो यानी कि हमारे जो संवेदी अंग है वही हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। तो आपसे कोई पूछे संवेदी अंग नहीं होते तो क्या होता? हम मर जाएंगे, हम अच्छे से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? फिर आगे बात आती है बेटे, अभी हम बात कर रहे थे कि भाई हमारा जो तंत्रिका, हमने पेशी ऊतक के बारे में अच्छे से 9th क्लास में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि जो तंत्रिका ऊतक है वो क्या है। जो तंत्रिका ऊतक है बेटे वो क्या है? विभिन्न कोशिकाओं से, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का पूरा जाल सा बिछा हुआ है। ठीक है? तो तंत्रिका ऊतक क्या है? वह ऊतक जो विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है और हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि वही तो सूचनाएं लेता है, एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। और फिर कार्य कौन करता है? पेशी ऊतक। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। हम कोई भी कार्य जब करते हैं, कोई भी गति करते हैं तो कौन से ऊतक के कारण? पेशी ऊतक के कारण। लेकिन वो गति करने के लिए हमें सूचना कौन देता है? तंत्रिका ऊतक। ठीक है बेटे? तो जो तंत्रिका ऊतक की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन जो होती है बेटे, ये न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका एक ही बात है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है? फिर आता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में था इसका डायग्राम तंत्रिका कोशिका का, कि तंत्रिका कोशिका क्या है, उसका नामांकित चित्र बनाइए और उसके भागों को समझाइए। तो तंत्रिका कोशिका क्या है? हमारे तंत्रिका ऊतक की सबसे छोटी संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है? इसके निम्नलिखित भाग है। इसमें हमारा आ गया, पहले इसका नामांकित चित्र बनाएंगे हम और फिर उसके भागों को एक्सप्लेन करेंगे। तो नामांकित चित्र में हर एक बच्चे को इसका नामांकित चित्र बनाना आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल ये। वैसे तो आपने ये छोटी कक्षाओं में भी बनाया हुआ है बेटे। तो ये आप 6-7 से बनाने लगते हैं तंत्रिका ऊतक का चित्र। बेटे ये न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका है, इसके 3 भाग होते हैं। एक तो नंबर 1 ध्रुमिका, ये कोशिका काय है, पहले इसका नामांकन करते हैं। इसको एक्सोन या तंत्रिकाक्ष बोलते हैं।
तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन भी बोल देते हैं बेटा, इसको इंग्लिश का शब्द है एज इट इज, इसको प्रयोग कर लेते हैं एक्सोन। और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये तो है आपका तंत्रिका कोशिका का चित्र। फिर आता है कि इसके कौन कौन से भाग हैं। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हैं, द्रुमिका, कोशिकाएं और एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। तो द्रुमिका क्या होती है बेटे? ये छोटे छोटे शाखित प्रवद होते हैं। कोशिका जो हमारी तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन है, उसके छोटे छोटे से शाखित प्रवद जो ऐसे शाखाएं से निकली होती है, इनको द्रुमिका कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है उससे सूचनाएं ग्रहण करना। आपसे पूछा जाए कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग है जो सूचनाएं लेता है दूसरी तंत्रिका से, तो कौन हो गया इसमें? द्रुमिका। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है कि भी तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग दूसरी तंत्रिका से सूचनाएं ग्रहण करता है, तो इसमें कौन आ गया? हमारा द्रुमिका। फिर आगे आता है कोशिकाएं। ये एक बिल्कुल जो हमारी विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है उसकी तरह का भाग होता है। इसमें क्या क्या होता है? केंद्रक और कणिका में हमारा कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, तो ये जो सूचनाएं होती है बेटे द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष, ये कहाँ लाते हैं? कोशिकाएं के पास। देखो द्रुमिका क्या करती है? सूचनाएं लेकर आती है कोशिकाएं के पास, और कोशिकाएं से फिर आगे सूचनाएं कैसे जाएंगी? कौन लेकर जाता है? कौन लेकर जाता है? आपका तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष क्या है? एक लंबी रेशेनुमा संरचना होती है जो कि सूचनाओं को कोशिकाएं से कोशिका के यानी कि तंत्रिका के अंतिम सिरे तक लेकर जाती है, और वहां से फिर दूसरी तंत्रिका के पास चली जाएंगी वो सूचनाएं। अच्छा, फिर बात आती है सूचनाएं क्या ये एक दूसरे को बात कहते हैं? जैसे हमें किसी को सूचना देनी हो, हम बोल करके बताते हैं। फिर ये सूचनाएं कैसे देते हैं? ये बेटे 2 तरह के संकेत होते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में, एक रासायनिक संकेत और एक विद्युत संकेत। कौन कौन से? रासायनिक संकेत और एक विद्युत संकेत। द्रुमिका जब ग्रहण करेगी दूसरी तंत्रिका से, वो रासायनिक संकेत ग्रहण करती है, फिर वो किस में बदल जाते हैं? विद्युत संकेतों में। विद्युत संकेत फिर कोशिकाएं से होते हुए तंत्रिकाक्ष से होते हुए अंतिम सिरे तक चले जाते हैं, वहां जाके फिर वो रासायनिक संकेत में बदल जाते हैं। फिर दूसरी जो तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका है उन रासायनिक संकेतों को ग्रहण करती है। तो ये कोई बात नहीं बताते एक दूसरे को। और सोचो कितना फास्ट एक्शन होता होगा, कितना जल्दी कार्य होता है। हम किसी चीज को छूते हैं तभी हाथ लगाने चलते, तभी अरे तो गर्म है इसको नहीं छूना। इतनी देर में मैसेज हमारा तंत्रिका कोशिका ने हमारे तंत्रिका तंत्र का जो हेड है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वहां पहुंचा दिया, और वहां से वापस मैसेज आ भी गया और हमने हाथ को पीछे हटा लिया। है ना, कितना फास्ट कार्य है। अब बेटे बात आती है कि भाई क्या ये बिल्कुल जुड़ी होती है सभी तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से? ऐसे नहीं। क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये इसकी द्रुमिका हो गई, ये कोशिकाएं हो गया, और ये इसका तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सोन हो गया। ठीक है बेटे, तो एक खत्म होने के बाद थोड़ा सा गैप आता है, खाली जगह आती है, रिक्त स्थान आता है। फिर उसके बाद दूसरी तंत्रिका कोशिका शुरू होती है। जैसे ये मान लो एक सड़क है, सड़क के इधर एक गांव है, सड़क के दूसरी तरफ दूसरा गांव है, तो आपको एक गांव से दूसरे गांव में जाना तो सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी। या फिर बीच में कोई नदी है, नदी के एक तरफ एक गांव, दूसरी तरफ आपको नदी पार करके जाना पड़ेगा। यानी कि सूचना एक से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने के लिए जो बीच में रिक्त स्थान है उसको पार करना पड़ता है। रिक्त स्थान का भी कोई नाम होता होगा, यानी कि वहीं पर ही तो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। जो एक तंत्रिका कोशिका थी, मैंने कहा था कि जो सूचनाएं हैं
यहाँ से विद्युत संकेतों के रूप में है और यहाँ रसायनों में बदल जाती है। उनको रसायनों को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि कोई भी तंत्रिका कोशिका है वो अपने विद्युत संकेतों को रसायनों में बदल देती है, जो रिक्त स्थान होता है वहां पर छोड़ देती है उन रसायनों को। उन रसायनों को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि न्यूरॉन्स की सूचनाओं को जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक कोशिका से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचा रहे हैं, तो उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। आगे बड़ी कक्षाओं में इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। वैसे उदाहरण आता है इसका एसिटोकोलाइन। तो एक तंत्रिका कोशिका का सिरा हो गया, तो दूसरी तंत्रिका कोशिका की यहाँ से फिर वो ध्रुमिका आ जाएंगी। तो बीच में जो गैप होता है बेटे, रिक्त स्थान होता है, इसको स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं सिनेप्स या अंतर्ग्रंथन। एक शब्द आता है आपका अंतर्ग्रंथन या सिनेप्स। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अंतर्ग्रंथन या सिनेप्स क्या होता है? अब मान लो यहाँ से इसके बीच में सूचनाएं, हम ये मान लेंगे 2 गांव नदी पार ही नहीं हो पाए, तो यहाँ से तो वहां तक जाएगा ही नहीं मैसेज। यानी कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का कार्यात्मक संधि स्थल। यहाँ पर कई बच्चे एक गलती करते हैं, कहते हैं 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का स्थल, नहीं, कार्यात्मक संधि स्थल। कार्य हो रहा है वहां पे, सूचनाओं का आदान प्रदान। कौन सा कार्य है? सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का कार्यात्मक संधि स्थल क्या कहलाता है? अंतर्ग्रंथन या सिनेप्स। यहाँ पर इस कार्यात्मक जो स्थल है हमारा संधि स्थल, इसमें सूचनाएं किस रूप में स्थानांतरित हो रही है? किस रूप में? रसायनों के रूप में। उन रसायनों को हमने अभी बताया था क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। फिर बात आती है, एक हमारी शब्द आया था अभी, तंत्रिका आवेग होता है एक शब्द। यानी कि सूचनाएं विद्युत या रसायनों के रूप में जो स्थानांतरित होती है तंत्रिकाओं के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिका आवेग। समझ में आई आपको बात? अच्छा, फिर एक प्रश्न और आ जाता है बेटे आपका। वैसे तो मैंने इसको बता दिया है, लेकिन मान लो अलग से भी पूछ सकते हैं कि भी तंत्रिका कोशिका को कौन सा सिरा सूचनाएं ग्रहण करता है? ध्रुमिका। कौन सा सिरा है जो सूचनाओं को आगे भेजता है? तो उसमें हमारा कौन सा आ गया जिसमें विद्युत आवेग की तरह परिवहन करती है? तंत्रिका। और कौन सा ऐसा सिरा है जहां उनको रासायनिक संकेतों में बदला जाता है? उसका अंतिम सिरा। और यानी कि सिनेप्स में वो बदली जाती है, वहां उनका स्थानांतरण होता है। तो बेटा ये था हमारा कि भी तंत्री, इसमें हमने पढ़ा कि भी हमारे शरीर की जो गतियां होती है उनको कौन कंट्रोल करता है? पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। फिर आगे बात आई थी कि भी जो पर्यावरण में जो गतियां होती हैं, कोई भी बदलाव होता है, उनको कौन से पार्ट ग्रहण करते हैं? ग्राही अंग या संवेदी अंग कहते हैं। फिर हमने संवेदी अंग या ग्राही अंग के प्रकार किए हैं। फिर आगे आता था कि भी जो हमारी तंत्रिका कोशिका है वो क्या होती है, उसके कौन कौन से भाग है और उनके क्या क्या कार्य हैं, उसका नामांकित चित्र बनाना है। फिर आगे था कि अंतर्ग्रंथन क्या होता है। तो बेटा इसमें आपको उम्मीद है सारे जो टॉपिक से क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको किसी को कोई डाउट लगती है तो आप कमेंट करके डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक जरूर करना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटे।